नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में हम हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। विधा का अर्थ होता है प्रकार, श्रेणी या टाइप। यदि हम साहित्य की काल परंपरा में देखें तो आदि काल में पद्य का प्रयोग ज्यादा किया गया था और मध्य काल में गद्य और पद्य दोनों का प्रयोग है, लेकिन गद्य कम प्रचलित रहा। लेकिन आधुनिक काल में हम देखते हैं अधिकतम रचनाएं गद्यात्मक रूप से की जाती हैं। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने गद्य काल कहकर पुकारा है। हिंदी साहित्य की विधाओं को अगर हम देखें, इस पे हम नजर डालें तो इसमें दो प्रकार की विधाएं हैं, कुछ प्रमुख हैं और कुछ गौण हैं। तो प्रमुख विधाओं के अंतर्गत है जैसे नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, आलोचना, निबंध, ये है प्रमुख विधा। और उसमें अब देखें गौण विधा जो है संस्मरण, रेखा चित्र, आत्मकथा, जीवनी, डायरी, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज, कविता, लघु कथा, प्रहसन, कॉमेडी, विज्ञान कथा, व्यंग्य, पुस्तक समीक्षा, पर्यालोचन और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू आदि। तो पहली प्रमुख विधा निबंध। निबंध गद्य लेखन की उत्कृष्ट विधा है, यानी सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ विधा है। इसमें लेखक किसी विषय पर अपने विचारों को सीमित, कम शब्दों में सजीव, स्वच्छंद, सुव्यवस्थित रूप से अभिव्यक्त करता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि गद्य कवियों की कसौटी है, तो निबंध गद्य की, यानी कि कवियों की योग्यता को परखने के लिए गद्य एक कसौटी है। तो गद्य रचना को परखने के लिए निबंध उसकी कसौटी है। आगे गुलाब राय जी ने अपने विचार इस प्रकार प्रस्तुत किए हैं कि निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसका आकार सीमित होता है और जिसके अंदर किसी वर्णन या प्रतिपादन विषय को एक निजीपन, छंद, सजीवता, संबद्धता के साथ प्रस्तुत किया जाता है, उसे निबंध कहा जाता है। आगे है निबंध के प्रकार। वास्तविक निबंध होते हैं जिसमें यथार्थ, सत्यता या घटना का वर्णन किया गया होता है। कथात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक, भावात्मक, व्यंग्यात्मक, ये निबंध के प्रकार हैं। अगली प्रमुख विधा है कहानी। कहानी सबको सुनना पसंद है, हर व्यक्ति को कहानी प्रिय लगती है। कहानी मानव सभ्यता की प्राचीनतम उपलब्धि है। रामायण, महाभारत, उपनिषदों, ब्राह्मण ग्रंथों से लेकर पंचतंत्र, बैताल पचीसी, कथा, सरित सागर, जातक कथाओं में कहानी की समृद्ध और सुदीर्घ परंपरा रही है। कहानी सबसे मनोरंजक, लोकप्रिय और कलात्मक विधा है। जीवन के किसी एक पक्ष का कल्पना प्रधान, हृदय स्पर्शी और सुरुचिपूर्ण कथात्मक वर्णन कहानी में किया जाता है। इसमें मानव जीवन की किसी एक घटना या मनोभावों का बड़ा ही सुंदर, रोचक, कौतूहलपूर्ण चित्र प्रस्तुत किया जाता है। प्रेमचंद जी लिखते हैं, गल्प अर्थात कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक हिस्से के मनोभावों को प्रदर्शित करना कहानी का उद्देश्य होता है। कहानी के प्रकार ये समाज से संबंधित हो सकती है, इतिहास से संबंधित, पुराणों से संबंधित जासूसी कहानियां लिखी जाती हैं, मनोवैज्ञानिक भी कहानियां लिखी जाती हैं। तो तीसरी विधा है एकांकी। एकांकी गद्य की स्वतंत्र विधा है जिसमें मानव जीवन के किसी एक पक्ष का एक ही अंक में एक ही कार्य व समस्या सहित वर्णन होता है। इसमें एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहा जाता है।
आकार में छोटा होने के कारण इसमें जीवन का एक खंड प्रस्तुत किया जाता है, यानी जीवन के एक खंड के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उसका चित्रण किया जाता है, उसका चित्र प्रस्तुत किया जाता है। नाटक के समान इसके भी 6 तत्व होते हैं, जिसमें पात्रों की संख्या और घटनाएं कम होती हैं। अगली प्रमुख विधा है नाटक। एकांकी की तरह नाटक भी अभिनय परक स्वतंत्र विधा है, जिसे रंगमंच पर दिखाया जाता है, या नाटक में मानव के संपूर्ण जीवन का रोचक व कौतूहलपूर्ण वर्णन कई अंकों में कई घटनाओं के साथ किया जाता है। सात्विक भावों का अभिनय किया जाता है। हिंदी में नाटक लिखने का प्रारंभ पद्य के द्वारा हुआ। पहले जो नाटक दिखाए जाते थे उसमें काव्य के माध्यम से ही रंगमंच पर उसका प्रदर्शन किया जाता था, लेकिन आज के समय में नाटकों में गद्य की प्रमुखता है। नाटक गद्य का वो कथात्मक रूप है जिसे अभिनय, संगीत, नृत्य, संवाद आदि के माध्यम से रंगमंच पर दर्शाया जाता है। अगली विधा है उपन्यास। उपन्यास में किसी भी व्यक्ति के पूरे जीवन का चित्रण किया जाता है। इसमें कई प्रासंगिक कथाएं होती हैं। घटनाओं का एक कथात्मक रोचक वर्णन किया जाता है। इसे आधुनिक युग का महाकाव्य भी कहते हैं, यानी उपन्यास तथार्थ प्रसन्न करना। आगे है, इसमें मानव जीवन का विस्तृत रूप कथात्मक गद्य में रोचक प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है और इसमें उस युग की विशेषताएं इस प्रकार से चित्रित की जाती हैं कि किसी भी मनुष्य को उसके द्वारा कोई गाइडलाइन मिल सके, दिशा निर्देश प्राप्त हो सके। उपन्यास के भी कई प्रकार हैं। ये उपन्यास घटना पर आधारित होते हैं, किसी व्यक्ति के चरित्र पर आधारित होते हैं। इसमें नाटकीय, यथार्थवादी, सामाजिक, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, आंचलिक ये उपन्यास प्रसिद्ध हैं। अगला है प्रमुख विधा के अंतर्गत आलोचना। आलोचना का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु को भली भांति से देखना, अच्छी तरह से उसको जानना, परखना। भली प्रकार देखने से किसी वस्तु के गुण और दोष प्रकट होते हैं। तो इसलिए किसी साहित्यिक रचना, गीत, कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि के गुण दोषों की विवेचना करना ही आलोचना कहलाता है। आलोचना के लिए समीक्षा शब्द भी प्रचलित है। हिंदी में आलोचना और अंग्रेजी में इसे क्रिटिसिज्म कहा जाता है। अगला है समीक्षा। छानबीन करना, जांच पड़ताल करना, खोज करना। तो किसी वस्तु या बात को अच्छी तरह से परखना, समझना, तो इस क्रिया को समीक्षा कहा जाता है। आगे है गौण विधाओं में सबसे पहली विधा है रेखा चित्र। रेखा चित्र अंग्रेजी का स्केच शब्द है जिसका अर्थ है रेखा। शब्द व चित्रों का प्रयोग होता है इसमें चित्रों के द्वारा, शब्दों के द्वारा पूरे ही वातावरण को समझा जाता है। सिर्फ स्केच दिया जाता है, यानी कि रेखांकित किया जाता है, चित्र प्रस्तुत किया जाता है, साथ में कुछ शब्द प्रस्तुत कर दिए जाते हैं, तो उसको कहा जाता है रेखा चित्र। दूसरा इसमें ये कहा जाता है कि इसमें किसी भी घटना, व्यक्ति या वस्तु का शब्दों के माध्यम से ऐसा कलात्मक वर्णन किया जाता है कि वो आंखों के सामने एक दृश्य प्रस्तुत हो जाता है। ऐसा लगता है कि वो आंखों के सामने वो सीन दिखाई दे रहा है, तो उसे रेखा चित्र कहते हैं। इसमें लेखक अपनी अनुभव की हुई घटनाओं का, व्यक्ति वस्तु का बड़ा ही मार्मिक वर्णन अपनी स्मृति के आधार पर करता है। अगली विधा है लघु कथा। लघु कथा एक छोटी कहानी नहीं है, ये कहानी का संक्षिप्त रूप भी नहीं है। यह विधा अपने एकांगी स्वरूप में किसी भी एक विषय, एक घटना
या एक क्षण पर आधारित होती है। आधुनिक लघु कथा अपने पाठकों में चेतना जागृत करती है। अगली विधा है संस्मरण। संस्मरण समरी धातु से सम उपसर्ग तथा ल्युट प्रत्यय से अन लगा करके संस्मरण शब्द बनता है। इसका अगर व्युत्पत्ति परक अर्थ देखें तो इसका अर्थ है सम्यक स्मरण। किसी घटना, दृश्य, वस्तु या व्यक्ति का पूरी तरह से आत्मीय स्मरण संस्मरण कहलाता है। जब भी कोई लेखक स्वयं की अनुभव की गई घटनाओं, व्यक्ति, वस्तु का मार्मिक वर्णन अपनी स्मृति के आधार पर करता है तो वो संस्मरण कहलाता है। अगली गौण विधा है जीवनी। इसमें किसी भी एक महापुरुष के पूरे जीवन की हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी घटना का प्रामाणिक व प्रेरणापरक वर्णन होता है, जिससे अनेकों को प्रेरणा प्राप्त होती है। हिंदी साहित्य की अगली गौण विधा है आत्मकथा। लेखक खुद अपने जीवन की कथा को पाठक के समक्ष बड़ी आत्मीयता से प्रस्तुत करता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। इसमें लेखक के व्यक्तिगत, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक पृष्ठभूमि का वर्णन होता है। अगली गौण विधा है यात्रा वृत्तांत। लेखक किसी विशेष स्थान की यात्रा का सरल, सुंदर वर्णन, वहां के प्राकृतिक नजारों को, खान पान, रहन सहन आदि को इस प्रकार से प्रस्तुत करता है कि पाठक घर बैठे ही उसका आनंद प्राप्त कर लेता है। अगली गौण विधा है डायरी। इसमें लेखक अपनी दैनिक दिनचर्या को, प्रतिदिन की घटनाओं को बड़े ही क्रमबद्ध रूप से लिखता है। ये लेखक की अपनी निजी वस्तु होती है जिसे वो केवल अपने लिए ही रखता है। अगली गौण विधा है रिपोर्ताज। इसकी व्युत्पत्ति फ्रांसीसी से रिपोर्ट शब्द सी हुई है। इसका अर्थ है किसी भी घटना का वास्तविक वर्णन या विवरण करना, रिपोर्ट करना। इसी को ही रिपोर्ताज कहा जाता है। अगली गौण विधा है इंटरव्यू, भेंट वार्ता या साक्षात्कार। इसमें किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति से निर्धारित या किसी विषय पर प्रश्न किए जाते हैं। लेखक उन उत्तरों को व्यवस्थित ढंग से फिर लिपिबद्ध करता है। ये भेंट वार्ता काल्पनिक व यथार्थ दोनों ही हो सकती हैं। अगली गौण विधा है पत्र साहित्य। दो व्यक्तियों के बीच किसी निजी या सार्वजनिक विषय को ध्यान में रखते हुए उचित भाव सहित वार्तालाप करना ही पत्र साहित्य है। तो ये थी हिंदी साहित्य की प्रमुख व गौण विधाएं जो गद्य के अंतर्गत आती हैं। तो आशा है आप सबको समझ आ गया होगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।